हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों पेज नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 4 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर अभी अभी आपको ये वीडियो मिला है तो बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। पिन कमेंट पे रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों ओपन होकर आएगा। वहां पे आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको बच्चों सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। हर एक चैप्टर का लिंक मिलेगा, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। और आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पता है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को इग्नोर ना करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं पूरी ही सॉल्व करा चुका हूँ। पिन कमेंट में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पर, ठीक है ना। तो यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। अब आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो सारी इन्फॉर्मेशन नए स्टूडेंट्स के लिए थी जो अभी आए चैनल पे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोलता है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये मटेरियल मीडियम दिए हुए हैं आपको, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, ठीक है। इसमें कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड सबसे फास्ट होगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अपनी एनसीईआरटी की पेज नंबर 175 पे टेबल 10.3 बच्चों ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मटेरियल्स लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड या सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, और यहाँ राइट हैंड साइड में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हम आपको बता दें, देखिए फटाफट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है? देखिए बच्चों, जब लाइट, ये देखिए यहाँ पे वैक्यूम है, जब लाइट वैक्यूम से कहाँ जाती है, जब लाइट वैक्यूम से कहाँ जाती है, किसी मीडियम में, ठीक है ना। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, और मीडियम में लाइट की स्पीड होती है सपोज vm, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हम लोग निकालेंगे। याद रखिए, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसका, किसी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका ये मीनिंग है कि लाइट आ कहाँ से रही है, वैक्यूम से, जा कहाँ रही है, मीडियम में, ठीक है ना। तब जो रिफ्लेक्शन होता है, तो उस टाइम जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, वैक्यूम से मीडियम में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे, ठीक है ना, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ओके। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ईटा नीचे m, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई डाउट है बताइए? अब यहां से बच्चों ध्यान से चेक करिए, स्पीड ऑफ लाइट तो तीनों के लिए वैक्यूम में सेम है, बात समझो ना। देखिए केस वन क्या किया, यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको बना के दिखाते हैं, समझिएगा। देखिए ये केस 1 है, ठीक है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। अब ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पर केस 1 में भी यहाँ वैक्यूम होगा, ठीक है, केस 2 में भी यहाँ वैक्यूम होगा, ठीक, और केस 3 में भी यहाँ क्या है, वैक्यूम ही है, ठीक है ना। केस 1 में वैक्यूम से लाइट कहाँ जा रही है, चेक करिए, कैरोसिन में, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ना कैरोसिन का। इसका मतलब क्या है कि लाइट वैक्यूम से आ रही है और कहाँ जा रही है, कैरोसिन में। तो यहाँ पर क्या है, मटेरियल मीडियम आपका कैरोसिन, ठीक है। केस नंबर 2 में लाइट वैक्यूम से आ रही है बट कहाँ जा रही है, टर्पेंटाइन में, तो यहाँ मटेरियल मीडियम क्या है, टर्पेंटाइन। उसके बाद थर्ड केस में वैक्यूम से आ रही है और कहाँ जा रही है, वाटर में, करेक्ट, सही है। अब देखिए बच्चों, अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, तो आप बोलोगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। ये देखिए, ठीक है, वीके का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन एनटी या ईटा टी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। और यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कोई डाउट है? अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, इसका सीधे आंसर मैं आपको बता सकता हूँ बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना दिया हुआ है कैरोसिन का, चेक करिए 1.44, इसका कितना गिवन है 1.47, और वाटर का कितना गिवन है 1.33। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसको चेक करो, इसको चेक करो और इसको चेक करो, सबके न्यूमरेटर क्या है, सेम। देखो सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ठीक है ना। सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि सबके न्यूमरेटर क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, जिसका आंसर सबसे कम आ रहा है उसका डिनोमिनेटर सबसे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। देखिए बच्चों बात समझिए, मान लीजिए यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ भी 8 लिखा है, यहाँ भी 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अगर यहाँ पे 8 के डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो, इसका फर्स्ट वाले का आंसर तो कितना आ जाएगा 2, सेकंड वाले का कितना आ जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा, कैंसिल होकर 4, 8/1 कितना हो गया 8। यानी कि जब आपको न्यूमरेटर कांस्टेंट मिले तो डिनोमिनेटर में जहाँ पे सबसे छोटा नंबर होता है उसका आंसर सबसे बड़ा आता है, ठीक है ना। तो चेक करिए 8/1 कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसी तरीके से चेक कर लिए, सबके न्यूमरेटर सेम है, ठीक। तो जिसका आंसर कैसा आया है, जिसका आंसर सबसे छोटा आया है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इसका आंसर सबसे छोटा है तो उसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, तो जिसका आंसर सबसे छोटा है 1.33 सबसे छोटा है, चेक कर लूँ, ठीक है। तो वहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि VW सबसे बड़ा है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर सबसे बड़ा है। कोई डाउट है बताइए? तो ये चीज़ है, बस सिंपल, ठीक। अगर आपको इस चीज़ को डायरेक्ट करना है तो आप याद रखिए डायरेक्ट, ध्यान से चेक करिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है ना। अब C एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या फिर आप एक काम करो, ध्यान से चेक करो बच्चों, VM को इधर भेजो, NM को इधर भेजो, या ηM को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा VM इज इक्वल्स टू C/ηM, करेक्ट। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं बताइए, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, क्योंकि C देखिए कांस्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट हटाएंगे, C एक कांस्टेंट है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स है, इसको हटा दिया तो ये आ गया आपका क्या, ये देखिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, बस जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, इनवर्सली रिलेशन है ना, अगर ये कम होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा। कोई डाउट है बताइए? तो यहाँ पर बच्चों इन्होंने हमसे पूछा था, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, तो आंसर इज इन वाटर लाइट ट्रेवल्स इन फास्टेस्ट, लाइट ट्रेवल्स विद फास्टेस्ट स्पीड। कोई डाउट है? अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन कर सकता था, पता है क्या, कि स्पीड की, लाइट की स्पीड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछ सकता था, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, करेक्ट। तो आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते बताइए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे क्या है, सबसे कम है, वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा, इस तरीके से सोचते हैं। तो सोचो जरा, पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक ऑर्डर में लगा लो, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है बताइए, चेक करिए, 1.33 वाटर में, फिर उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है, 1.44, फिर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है, टर्पेंटाइन में, ठीक। तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी बताइए, वाटर में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन। कोई डाउट है बताइए? ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया ना हमने स्पीड, सबसे बड़ी स्पीड सबसे पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अगर आपको किस में पूछता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन पहले लिखते, फिर उससे ग्रेटर कौन हो जाता, स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन, और सबसे ग्रेटर क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे भी आपको पूछ सकता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि लाइट कौन से मीडियम में सबसे स्लोएस्ट स्पीड से चलेगी, तो जवाब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। आपको दिख भी रहा है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, टर्पेंटाइन का। तो स्पीड ऑफ लाइट स्लोएस्ट किस में होगी, सबसे कम किस में होगी, टर्पेंटाइन में। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात आपको बच्चों ये याद रखनी है बस, कि जिस भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा वहां स्पीड सबसे ज्यादा होगी लाइट की, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखते चलिए। क्या एग्जाम में ये सब करके दिखाना है? नहीं, एग्जाम में आपको सिर्फ इतना लिखना है। क्या? सिर्फ इतना, वो भी यहाँ से स्टार्ट करना है बस आपको। पहले आप बताओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम का डेफिनेशन बताओगे, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बच्चों, बिकॉज ये चीज़ आपको ना एग्जाम में लिखनी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, ये चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी होगी। रिफ्रैक्टिव ये क्या है, ईटा एम का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ईटा का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम का मतलब ऑफ एनी मीडियम, ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि लाइट आ कहाँ से रही, वैक्यूम में जा कहाँ रही, मीडियम में। इज गिवन बाय व्हाट इज सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और डिवाइडेड बाय व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड Vm का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम, इन दी मीडियम। देखो ऐसे करके आप एग्जाम में स्टार्ट करोगे, फिर आप Vm को इधर लेके आओगे, हाँ, और ईटा एम को कहाँ भेजोगे, नीचे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख के दिखाओगे कि सी ए कांस्टेंट है, पहले ऐसे लिख के दिखाओगे, फिर आप कमेंट करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्पीड सबसे कम। ऐसे करके बच्चों ये प्रेजेंटेशन आपको करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है सर, सुनिए बच्चों, हमने क्लास में पढ़ा है कि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, ठीक है। लाइट फर्स्ट मीडियम से आती थी, सेकंड मीडियम में जाती थी, हम देखते थे कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन होता था, ठीक है ना, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी लाइट या तो अवे द नॉर्मल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड अगर v1 से हम दिखा रहे हैं, v1 इज व्हाट, v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और जैसे ही सेकंड मीडियम में जाती है लाइट उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2 है, ठीक। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे किसका, सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालते थे, याद करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ईटा पढ़ो इसको या एन पढ़ो, बात क्या है, सेम है, एन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप एन पढ़ लो। एन का मतलब क्या, एन या फिर ईटा भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है ना। यानी कि इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से जा कहाँ रही है, सेकंड मीडियम में, तो मोड़ने का, इसको बेंड करने का काम कौन कर रहा है, सेकंड मीडियम। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो बेंड करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे तो याद करिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, हम बोलते थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यानी कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है वहां पर लाइट की स्पीड कितनी है, उसका रेशियो ले लो किसके साथ, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, यानी कि सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है उसके साथ। ये देखिए यही पढ़ा था आपने। अब ये तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, लेकिन जब बच्चों एक स्पेशल केस होता है, जब लाइट कहाँ से आती है, वैक्यूम से, और कहाँ जाती है, किसी दूसरे मीडियम में, तब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, हम तब ये नहीं बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तब हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, बात समझो। यहां पे हमने क्या किया, फर्स्ट मीडियम किसको ले लिया बच्चों, वैक्यूम को। वैक्यूम क्या होता है सर, जहां से सनलाइट आ रही है ना, ठीक है ना, जहां पे कोई भी मटेरियल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं, कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कुछ नहीं है जहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो वैक्यूम से देखिए बच्चों लाइट आ रही है, ठीक है ना, और कहां जा रही है, अच्छा वैक्यूम से लाइट आ रही है और कहां जा रही है, किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है ना, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, पक्का है वो, उन पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर कोई मीडियम है, अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तब हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे ना इस मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हमने सी से दिखाया, सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिनको नहीं याद है याद कर लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, करेक्ट। तो ऊपर हमको सी लिखना है और डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, इसको अगर हम वी से दिखा दें, किससे, वी से दिखा दो, वीएम से दिखा दो, लो वीएम से दिखा दो, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, अगर कभी भी एन एम लिखा हुआ है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसको क्या बोलते हैं हम, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है एम के बाद 1 नहीं लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट मीडियम क्या है, जैसे यहाँ पे 2 के बाद 1 लिखा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ एम के बाद 1 नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वेल नोन है कि लाइट कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से, यानी कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, डायमंड का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों अब ये मीडियम आपका, मीडियम को हटा के हम डायमंड लिख देते हैं। तो लाइट आ कहाँ से रही है बच्चों बताइए, वैक्यूम से, जा कहाँ रही है बताइए, डायमंड में, तो मोड़ने का काम कौन करेगा, डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालोगे, डायमंड का। वो भी कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, तो जवाब है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सही है ना, क्योंकि लाइट वैक्यूम से आ रही है, डायमंड में जा रही है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और यहाँ तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ही होगा, कोई डाउट है। अब बच्चों आइए जरा थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम आपको दिखाते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, सुनो। देखो बच्चों, मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, ठीक है ना, और स्कूटी चलाते चलाते आप जैसे रोड के किनारे कच्ची मिट्टी पे उतर गए, आपकी स्पीड कम हो जाती है, आप खुद ही कम कर लेते हो उसको, नहीं तो गिर जाओगे ना फिर इधर उधर। पक्की रोड पे आप जो बढ़िया स्मूथ रोड होती है उस पर अच्छी तरीके से चलाते हो फ्लो में, नीचे गलती से अगर आ गए आप तो आप ब्रेक लेके आराम से चलाते हो, या कच्ची मिट्टी उस पर आराम से चलाते हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों मान लीजिए कि आपकी स्पीड थी कितनी, 40 मीटर पर सेकंड, कितनी थी रोड पे,
40 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही आप गिट्टी में नीचे उतर के ऐसे आ गए, ठीक है, अगर किसी नंबर से इसको हम डिवाइड लगा दें, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम किसी नंबर से इसको डिवाइड लगा दें, जैसे कि मान लो हमने आपकी स्पीड को 2 से डिवाइड लगा दिया, ठीक, तो इसको फिजिक्स की भाषा में या मैथ्स की भाषा में क्या बोलेंगे बताइए कि माई स्पीड इज डिक्रीज बाय अ फैक्टर 2। चेक कर लीजिए, मेरी स्पीड एक फैक्टर से डिक्रीज कर गई, और वो फैक्टर क्या है, डिक्रीज कर गई या फिर रिड्यूस कर गई। मेरी स्पीड एक फैक्टर से डिक्रीज कर गई और वो फैक्टर क्या है, 2, यानी कि मेरी स्पीड 2 टाइम्स कम हो गई, 2 टाइम्स रिड्यूस हो गई, 2 टाइम्स कम हो गई। बच्चों 2 टाइम्स कम होने का मतलब है कि आप 2 से क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड लगा दीजिए, सही है। 2 टाइम्स कम होने का मतलब है कि हाफ हो गई ना, ठीक है, तो 2 टाइम्स कम होने का मतलब है 2 से आपको डिवाइड लगाना है, ठीक है। ये देखिए 2 1 2 2, ये अब आपकी स्पीड रिड्यूस होकर कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो कौन से फैक्टर से रिड्यूस हुई है बच्चों, 2 से। जरूरी कि 2 से रिड्यूस हो, हमें नहीं पता, नीचे 3 भी हो सकता है, नीचे 4 भी हो सकता है, नीचे 2.42 भी हो सकता है। अगर नीचे 2.42 आ जाता तो हम बोलते कि हमारी स्पीड पहले 40 थी, अब ये फैक्टर 2.42 से क्या कर गई, डिक्रीज कर गई या रिड्यूस हो गई, सही है। यही चीज तो है यहाँ पे, ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ पर आपको अभी अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है कि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सही है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ध्यान से चेक करो, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो दिस इंप्लाइज कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय, हाँ भाई, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रखिए, कितना है बताइए, कितना है, 2.42। अब बताओ बच्चों इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बताइए, इस स्टेटमेंट को देख के बताइए कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड रिड्यूस हो गई कौन से फैक्टर से, 2.42 से। किससे कंपेयर कर रहे हो सर, कहां से रिड्यूस हो गई, उस स्पीड से रिड्यूस हो गई जो स्पीड लाइट की कहां थी, वैक्यूम में। चेक करो, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, ठीक है। बात समझो, अब समझो, लाइट जब वैक्यूम में चलती है ना, जो सबसे फास्ट वैक्यूम में ही चलती है, वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी होती है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सोचो सोचो, बहुत बड़ा नंबर है, 1 सेकंड में इतनी दूर चली जाती है, इतना तेज चलती है ये, ठीक है ना। जैसे किसी मटेरियल मीडियम में घुसती है लाइट, जब रिफ्लेक्शन होता है, जैसे दूसरे मटेरियल मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ डायमंड में चली गई, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। अब कितनी डिक्रीज करती, किसी नंबर से, किसी फैक्टर से डिक्रीज करती, वो फैक्टर कौन होता है, वो फैक्टर होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कितने फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में डिक्रीज हो गई या रिड्यूस हो गई, कंपेरेबल टू व्हाट, किससे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। कोई डाउट है बताइए, सही है, ये चीज़ है, ये इसका मीनिंग है, सही है। अब देखिए एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, समझा तो हमने आपको दिखा। एग्जाम में हम इस आंसर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ऑफ, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम NM is related to the speed of light in that medium। ये देखिए एक फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी लिख सकते हो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड की जो लाइट, वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है ना लाइट की, उतनी ही लगभग कहाँ होती है, एयर में, बट आप वैक्यूम लिखो यहाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को आप किससे लिखते हो, सी से। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को आपने किससे दिखाया है, वी से या वीएम से दिखा दो, यहाँ डायमंड है तो आप वीडी से दिखा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। दिस मींस या दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, किसकी स्पीड, लाइट की, कहां पर, इन डायमंड, विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर 2.42। जब डायमंड में घुसेगी लाइट तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाएगी एक फैक्टर से, 2.42 फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी। किससे कंपेयर कर रहे हो आप, कंपेयर टू इट्स स्पीड इन लाइट, कंपेयर टू इट्स स्पीड इन वैक्यूम, इट्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में उसकी जितनी स्पीड थी उससे 2.42 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। अब सुनो बच्चों, कुछ बच्चों को फील नहीं आ रहा है, मैं आपको फील कराने के लिए और कुछ बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों। वैक्यूम में स्पीड कितनी है इसकी, 3 × 10⁻, ये आपको एग्जाम में निकाल के नहीं दिखाना, आपको एग्जाम में इतने लिखना है, ठीक है। वैक्यूम में स्पीड कितनी बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किसकी, लाइट की। जैसे ही डायमंड में घुसी, आइए जरा हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपकी तसल्ली के लिए। तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल्स टू, यहाँ सी की वैल्यू रखो 3 × 10⁸ अपॉन में 2.42, कैलकुलेट करो। अब देखो बच्चों, हम इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं
आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग को बस मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसको आप देखो 3 डिवाइडेड बाई 2.42 आ रहा है 1.23, ये आ रहा है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.23 इंटू 10 टू द पावर व्हाट, 10 टू द पावर 8। अब बताइए बच्चों देख के कि डायमंड में स्पीड कितनी हो गई, बताइए इसकी डायमंड में स्पीड कितनी हो गई, 1.23 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो कहाँ तेज चल रही है, वैक्यूम में। धीरे हो गई ना डायमंड में, चेक कर लो। यहाँ पे 3 लिखा है 10 की पावर 8 के आगे, और यहाँ क्या लिखा है 1.23, तो कितने फैक्टर से कम हो गई, 2.42। तो आज के बाद याद रखिएगा, जब भी आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे, जैसे वाटर का बच्चों कितना होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.33 होता है। इसका मतलब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग क्या है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर 1.33 कंपेयर टू इट्स स्पीड इन वैक्यूम। बात समझ में आई बच्चों? मैं इसलिए बता रहा हूं डिटेल में, जरूर नहीं एग्जाम में यही क्वेश्चन आज आपको कैरोसिन ऑयल के लिए दे सकता है। कैरोसिन ऑयल का कितना होता है लगभग, जो भी होता है 1.44, जो भी देख लेना आप बुक से, कुछ भी दे सकता है, आपको आंसर इसी तरीके से करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताइए? हर बार उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जो भी उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस फैक्टर से डिक्रीज कर जाएगी दिए गए मीडियम में एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, फील आ गया, कर लीजिए। पेज नंबर 182 एग्जांपल नंबर 10.3 अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ। अच्छा बच्चों समझिए जरा, देखिए आपको मैं एग्जांपल भी करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। 10.3 है, पेज नंबर 182 अपनी बुक में ओपन करिए। बहुत सारे बच्चों को एग्जांपल्स में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सॉल्व कराता चल रहा हूँ। पूरी एनसीईआरटी का हर एक सवाल में कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 10.3 में आपको कॉन्केव लेंस के बारे में बोल रहा है। चलो एक बात बताओ बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो देखिए ये आपका कॉन्केव लेंस है, फटाफट इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव मतलब ऐसा गुफा, गेप मतलब गुफा जैसा ऐसा बना होगा, और ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। तो कॉन्केव लेंस की यहाँ पे बात करी है ना, तो ये देखिए कॉन्केव लेंस ले लेते हैं। ये कॉन्केव है, गलत बोल दिया था क्या मैंने? ये देखिए ये कॉन्केव है, ठीक है ना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों फोकस है, ठीक, और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। याद होगा बच्चों आपको, इसमें दो ही तो केस होते थे क्या। एक मैं आपको फटाफट यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एट द फोकस, और डिमिनिश्ड हो जाती थी। याद करो, देखो ना यहाँ पे फोकस है और यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। तो अगर पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है ना, तो इसका नेचर कैसा होता है, इसको डाइवर्स कर देता है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इसको डाइवर्स कर देगा, और यहाँ पे हम अपनी आइस लगाएंगे तो ब्रेन हमारा बैक ट्रेस करेगा, वो सोचेगा रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से फोकस से। तो उसको इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी, फोकस पे। डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्यों, क्योंकि रियली यहाँ पर सच में रेज नहीं मीट कर रही है, मीट होते हुए हमारे ब्रेन को समझ में यहाँ पे आता है कि हाँ भाई यहाँ से रेज आ रही है। एक तो ये केस होता था, और एक केस और होता था कि भाई इन्फिनिटी पे ना रखो, कहीं भी रख दो, कहीं के अलावा बच्चों आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, ठीक है ना। आपको इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिलती है। देखिए जरा, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक पैरेलल रेज आएंगी। भाई पॉइंट ए की इमेज कैसे बनाओगे, पहले एक पैरेलल रे लेके आओगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल होगी वो आफ्टर द डाइवर्जन या आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से आते हुए नजर आती है, फोकस से, ठीक है ना। और दूसरी रे आप कौन से निशाने पे लगा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट निकल जाएगी। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या कि देखिए ये पॉइंट ए से दो रेज आ रही हैं, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर आप आइस लगाओगे तो ये यहाँ से आते हुए नजर आएगी, और यहाँ मतलब यहाँ पे अपने आइस लगाई, ये वाली रे यहाँ से आते हुए नजर आएगी, ये वाली यहाँ से, दोनों को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनेगी, ए डैश पे, और ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको बी डैश। तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? तो बस यही दोनों तो केस होते हैं, यानी कि इमेज हमेशा कैसी मिलेगी कॉन्केव में, कॉन्केव में आपको इमेज हमेशा कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। वर्चुअल मतलब आप स्क्रीन में उसको नहीं ले सकते हैं, सच में रेज नहीं मीट करती, मीट करते हुए हमारे ब्रेन को नजर आती हैं, ठीक है ना। और इरेक्ट का मतलब अगर मार्कर ऐसा है, देखो ये ऐसा है, तो आपको इसकी इमेज भी ऐसी ही दिखाई पड़ेगी, छोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ये इसका लिखने वाला जो निब है ये नीचे चला गया, इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। और ये क्या है, इरेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और सीधी सीधी इमेज है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों लेंस फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। मिरर फॉर्मूला तो याद था आपको, देखिए यहाँ हम मिरर के लिए इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। मिरर में आपने क्या पढ़ा था बताइए, 1/v + 1/u = 1/f, एक तो ये पढ़ा था। और मैग्निफिकेशन कितना था, HI/HO। HI का मतलब क्या होता था, साइज ऑफ द इमेज, और HO का मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
और क्या होता था, ये इक्वल होता था माइनस वी अपॉन यू के, मैग्नीफिकेशन माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होता था कहाँ, मिरर में। और लेंस के फॉर्मूले यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके सामने, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो देखिए लेंस के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है, ठीक। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एच आई बाय एच ओ, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है v अपॉन यू के। माइंडेड ध्यान दीजिएगा, मैग्नीफिकेशन लेंस में माइनस वी अपॉन यू नहीं होता है, v अपॉन यू होता है। माइनस वी अपॉन यू कहाँ होता है, मिरर में, मैग्नीफिकेशन, ओके। चलो तो ये दो फॉर्मूला है बच्चों, इन्हीं का यूज़ करना है। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों, सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। अगर आप रे के चलने की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव। अगर आप रे के ऑपोजिट चल रहे हैं तो साइन कैसा लेना है, नेगेटिव। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ये रहा इसका फोकस, ठीक, और ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, ये देखिए। तो कॉनकेव में आपको फोकल लेंथ कैसी लेनी चाहिए बताइए, पॉजिटिव लेनी चाहिए कि नेगेटिव? तो जवाब है नेगेटिव। क्यों सर, ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो आप फोकस की तरफ ऐसे चल रहे हो ना, आप तो राइट से लेफ्ट चल रहे हो, और रे कहाँ से कहाँ जा रही, लेफ्ट से राइट। कौन सी रे देखी जाती है, इंसिडेंट रे देखी जाती है, आने वाली रे तो लेफ्ट से राइट जा रही है। लेकिन आप तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस को कहाँ से कहाँ नाप रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ, आप तो राइट से लेफ्ट जा रहे हो, रे ऐसे जा रही, आप ऐसे जा रहे हो, तो एफ का साइन कैसा लेना चाहिए हमको, नेगेटिव लेना चाहिए। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, याद रखिएगा कॉनकेव के केस में, ठीक है ना। तो अ कॉनकेव लेंस हैज द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर आपको यहाँ लेना पड़ेगा। व्हाट डज माइनस साइन शोज, माइनस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करी गई है, और माइनस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखें। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पूछा गया है, यू का वैल्यू आपको पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको यू का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, यू का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए बताइए, नेगेटिव आना चाहिए। चेक कर लो, क्योंकि भाई यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना, या कहीं पे भी रखा होगा, लेंस के सामने इधर ही तो रखा होगा। तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करोगे, और रे तो ऐसे जा रही है, यानी कि यू कैसा है, रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया। तो यू का साइन आएगा नेगेटिव। अभी आएगा तो चेक कर लीजिएगा, यू का साइन देखिएगा पक्का नेगेटिव आएगा, स्टार लगा दे रहा हूँ, अभी देख लीजिएगा आएगा, ठीक है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स अ इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बच्चों इमेज डिस्टेंस दी हुई है कि लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनती है, 10 सेंटीमीटर पे। एक बात बताओ बच्चों, इसके दो ही तो केस होते हैं कॉनकेव के, सही है। हर बार आपको इमेज कहाँ मिलती है बताइए, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के इधर लेफ्ट हैंड साइड ही तो मिलेगी, चेक कर लो, सही है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। कभी कभी कहाँ मिलती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ हो, इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो, तो आपको इमेज कहाँ मिलती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो आपको इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पे। दोनों ही कंडीशन में वी कैसा होगा, नेगेटिव। चेक कर लो, मान लो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो ओ से आप ऐसे चलोगे, रे ऐसे जा रही है, वी का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में इमेज यहाँ बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप ऐसे चलोगे, रे के चलने की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट चल रहे हो, तो वी का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो वी का साइन आपको नेगेटिव रखना है, बिकॉज फॉर्मूला लगाते टाइम आपको साइन कन्वेंशन के साथ ही सभी साइन रखने। ओके, आगे इसने पूछा ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ठीक है ना। ये भी हम देख लेंगे, इसको छोड़ो। यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिए, करेक्ट। आइए यूज़ करते हैं इसको। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान से चेक करो बच्चों, 1/f की जगह कितना रखोगे, -15 साइन के साथ रखना है, इज इक्वल्स टू 1/v। v कितना दिया हुआ है, -10, ठीक है ना। इमेज डिस्टेंस है -10, और माइनस 1/u। u की जगह कितना रखोगे स्टूडेंट्स, u तो आपको निकालना है ना, तो u को अभी u ही रहने दो, u की वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। देखिएगा नेगेटिव आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए -1/u को लेफ्ट में लेके आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/-15 है, तो ये माइनस को आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो। -1/50 जब राइट में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये देखिए। और राइट में ये देखिए, इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हो, -1/10 तो है ही राइट में, कोई दिक्कत है बताइए। ये हो गया, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लो, बस कुछ नहीं है इसमें।
तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, बच्चों 15 और 10 का एलसीएम जो होगा आई थिंक 30 होगा, 30 को 15 से डिवाइड लगाइए 2 आएगा, 2 1 2 माइनस 30 को 10 से डिवाइड 2 आएगा 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 30, कोई डाउट है? नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको भी रेसिप्रोकेट कर दो, इसको भी u अपॉन 1 u हो जाएगा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन माइनस 1 माइनस 30 सेंटीमीटर। व्हाट डज माइनस साइन शोज? माइनस साइन ओनली शोज दैट द इमेज दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस। यहाँ सामने रखा है, देखिए u का साइन बताया था आपको नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बच्चों अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखिए, फोकल लेंथ कितना था बताइए 15, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा 30 पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट 2 टाइम होता है फोकल लेंथ के, तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और u ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है माइनस 30 पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा आपका माइनस 30 पे, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से स्थिति होगी इसकी, ऐसे, ठीक है। तब भी इमेज आपकी कहाँ बनेगी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, ये देखिए ये ऐसा होगा, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये हो गया आपका u माइनस 30 क्यों लिखा गया, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे मेजर करोगे, रे ऐसे चल रही उसके ऑपोजिट आ रहा है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब आपको 2 बातें याद रखनी है, देखो बच्चों, इसका मैग्निफिकेशन जो आएगा 1 से छोटा आएगा कि 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा, क्यों? क्योंकि इमेज कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों सर? क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि हमेशा यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है कॉनकेव में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है, ये देखिए ऐसा सीधा, और प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर जितनी डिस्टेंसेज होती हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। एचओ तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और एचआई को आपको तब पॉजिटिव लेना है जब इरेक्ट हो। अगर इमेज आपकी ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बन गई होती है, ऐसे बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस, जैसा मिरर में हमने कहीं ना कहीं देखा था, ठीक है ना, तो हम एच आई यानी कि साइज ऑफ द इमेज कैसा लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे आ रहा है। बट अभी तो ऐसा है नहीं, यानी कि बच्चों एच आई भी पॉजिटिव होगा, एच ओ भी पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। आइए हम आपको करके दिखा देते हैं। लेंस में मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है बताओ, वी अपॉन यू के। एच आई अपॉन एच ओ के भी इक्वल होता है, लेकिन साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी, तो मैं वी अपॉन यू से निकालूंगा, वी अपॉन यू। तो एम इज इक्वल टू व्हाट इज वी, साइन के साथ रखेंगे। वी कितना है बच्चों, चेक करिए, वी कितना है -10 है ना, और यू कितना है -30, ठीक है। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 0 से 0 1/3। बच्चों 1/3 को सॉल्व करो, 0.333, ठीक है। 1/3 का मतलब 0.333, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 0.333। अब इसका मीनिंग भी लिख दीजिएगा इसका, तो मीनिंग ऑफ मैग्निफिकेशन मीनिंग ऑफ एम, मतलब मैग्निफिकेशन का मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, वो आइए हम आपको बताते हैं। यहीं पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 0.33 लिखने पर, बट फिर भी आइए हम उसका आपको मीनिंग बताते हैं। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बताइए, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। अब मैग्निफिकेशन की जगह आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू रखिए, कितनी आई थी 1/3 रखो। बच्चे बोलेंगे सर 0.33 क्यों नहीं रख रहे हो, आपको फील आ जाए इसलिए मैं 1/3 ही रख रहा हूँ। भाई 1/3 किसके इक्वल है, 0.33 के ही तो इक्वल है। तो m की जगह आपने क्या रखना है 1/3, ये m की जगह 1/3 इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से आप एच आई की वैल्यू निकाल लो, तो एच आई इज इक्वल्स टू क्या, ये एच ओ इधर चला गया, एच ओ इंटू 1 एच ओ, हाँ, अपॉन में 3, यानी कि आप दिमाग लगा सकते हो क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितनी है उसको 3 से डिवाइड कर दो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितनी भी है उसको 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3 टाइम्स छोटा होकर इमेज आपको मिलेगा। दिख तो रहा है, चेक कर लो। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उस, ये देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो उसके 3 पार्ट्स करो, 3 में से 1 पार्ट लो, उतना आपको इमेज दिखाई पड़ेगा। यही तो इसका मीनिंग है, और यही तो मैं बता रहा था आपको क्या, कि मैग्निफिकेशन जब भी 1 से कम आ जाए तो इसका मतलब इमेज हमारी कैसी बनेगी, रिड्यूस होकर बनेगी, डिमिनिश्ड होकर बनेगी, छोटी बनेगी। तो 0.33 1 से छोटा ही तो है, तो मैग्नीफाइड हुआ है कैसा, बड़ा नहीं हुआ है मैग्निफिकेशन में, डिमिनिश्ड हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी, और कुछ देना था बच्चों, हाँ। और इसका नेचर अगर पूछ लेता है इमेज का, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना, वो आपको दिख रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। रे डायग्राम पूछ लेता, वो हमने आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है ना, कर लीजिए। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 10.4 एनसीईआरटी का आप देख सकते हो अपनी बुक में, पेज नंबर 183 पे। इसको कैसे करेंगे, 2.0 टॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट कितना टॉल है 2.0 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कोई ऑब्जेक्ट है मार्कर, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 2.0
0 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। वैसे तो मार्कर बहुत बड़ा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो है आपका उसकी हाइट कितनी है या उसका साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, HI अपॉन HO। HI का मतलब साइज ऑफ द इमेज, HO का मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू V अपॉन U होता है। लेंस है तो V अपॉन U, और अगर मिरर है तो माइनस V अपॉन U, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, हाँ एक चीज़ और, लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। U क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना, और V क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बच्चों 2.0 टॉल ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर। तो HO कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बच्चों कितनी दी हुई है आपकी, 10 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि सर फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव। देखो HO को तो हमेशा पॉजिटिव रखोगे, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है ना, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखोगे कि नेगेटिव, तो सुनिए जवाब, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। तो ये देखिए बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर O, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, यहाँ पे होता है आपका 2F, ठीक है ना। और ऐसा ही प्रिंसिपल फोकस एक यहाँ पे होता है और ये होता है आपका 2F। कोई डाउट है बताइए, सही है। अब देखिए इसका फोकस आपको यहाँ पे मिलता है जब आप प्रैक्टिकल करते हो, याद है, पैरेलल रेज लेके आते हो, कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे, ठीक है। और रियल इमेज बनती है कुछ इस तरीके से, देखिए पैरेलल आती हुई रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ मीट करेंगी, आपकी फोकस पे। ये देखिए इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस, ठीक। तो O से लेके कैपिटल F तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम F से दिखाते हैं, किससे, F से, यही फोकल लेंथ होती है। अब आप चेक कर लीजिए साइन कन्वेंशन से, आप फोकल लेंथ को कैसे मेजर कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ जा रहे हो आप, F की तरफ। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट। रे भी कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट। चेक कर लो, इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक के बीच की जो दूरी है उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बताओ फोकल लेंथ कैसी आ रही, पॉजिटिव, क्योंकि हम O से F की तरफ चल रहे हैं, तो हम तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, किसको मेजर करने के लिए, F को, यही तो F है। और इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी कि F का साइन कैसा रखना है आपको, पॉजिटिव। अगर आप रे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो साइन कैसा रखते हैं, नेगेटिव, ठीक है ना। तो अभी हमको F को कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर। अब देखो, अब बड़ा मजा आएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे पहले मैं रे डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपको क्लियर होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर। और ये देखिए ये F है, हाँ, और इतनी ही डिस्टेंस पे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसको आप 2F बोलते हो, ठीक है। अब O से F यानी कि फोकल लेंथ, भाई इधर वाली फोकल लेंथ अगर 10 थी तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी, 10 ही तो होगी, ठीक है ना। ये F है और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 2F हो गया, ठीक। चलिए देखिए ये कितना है, O से F तक फोकल लेंथ कितना है, 10। तो ये अगर 10 हो गया, ठीक बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, याद है ना आपको, ये F होता था और यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स F होता था यहाँ तक, ठीक, फोकल लेंथ का 2 टाइम। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक। तो ये टोटल हो गया आपका कितना, 20 यहाँ तक, ऑप्टिकल सेंटर से 2F तक ये पूरा, ठीक। ये हो गया आपका 20। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। हाँ, तो लेंस से ये 15 सेंटीमीटर पर रखा है बच्चों। अगर ये 10 है और ये भी 10 है, 10 के हाफ करो तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। ये देखो इतना पोर्शन 5 हो जाएगा, यानी कि 15 यहाँ कहीं आएगा। तो ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलो ऐसे रख देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की बताइए, u इज इक्वल्स टू -15 लेना होगा, है ना। क्यों, क्योंकि चेक करो, रे अभी पॉइंट ए से कहाँ जाएगी, लेफ्ट से राइट। और आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ। आप किधर आ रहे हो, राइट से लेफ्ट। रे किधर से किधर जा रही होगी, लेफ्ट से राइट। तो u का साइन आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना है, -15 लेना है। तो u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर आपको यहाँ लेना है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्या, क्यों मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ, इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा। क्या अंदाजा हो जाएगा, चेक कर लीजिए। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, F और 2F के बीच में। जब F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट होता था तो हमारी इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड 2F। कैसी बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो चेक कर लीजिए, अब पॉइंट ए की इमेज बनाइए, एक रे पैरेलल लेके आइए। पैरेलल वाली कहाँ से पास करेगी बच्चों, फोकस से, ठीक है। और दूसरी आप ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से लेके आइए, ये सीधे निकल जाएगी, ठीक है ना, ये इस तरीके से कुछ, ठीक। यहाँ पे मीट करेंगी दोनों, तो पॉइंट ए की इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी A डैश पे, और सच में मीट कर रही है, स्क्रीन पे आपको इमेज मिल जाएगी,
तो ध्यान से चेक करिए, ए डैश यहाँ तो आपका बी डैश यहाँ, ए डैश बी डैश ये आपकी इमेज हो गई। कोई डाउट है, कुछ दिख रहा है आपको? इमेज कैसी है बताइए? इन्वर्टेड है। अगर मार्कर यहाँ ऐसा रखा हुआ था तो मार्कर ऐसा इन्वर्टेड यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। चेक कर लीजिए, इमेज ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी? बड़ी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो जवाब है मैग्निफिकेशन आपका कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों सर, कैसे बता सकते हैं? इस तरीके से बता सकता हूं, क्योंकि ध्यान से चेक करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? HI/HO। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अब ध्यान से चेक कर लो बच्चों, यहाँ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सेस के एबव जो भी डिस्टेंस होगी उसको पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो जो डिस्टेंस होगी उसको नेगेटिव लेते हैं। यानी कि HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। HI पे M का साइन डिपेंड करता है, M का साइन HI यानी कि साइज ऑफ द इमेज पे डिपेंड करता है। चेक करो, इन्वर्टेड इमेज है तो ये प्रिंसिपल एक्सेस के बिलो है, यानी कि इसका साइन कैसा है? नेगेटिव। अब आप चेक कर लीजिए, मैथ्स पढ़िए, नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही तो होता है। तो मैग्निफिकेशन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। और जब मैग्निफिकेशन माइनस आ जाएगा तो बिना रे डायग्राम बनाए हुए तुम बता सकते हो कि हाँ इमेज कैसी? इन्वर्टेड है। सोचोगे ना कि इमेज इन्वर्टेड होगी, भाई HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको तो देखना ही नहीं है। HI की वजह से ही तो साइन कैसा आया होगा? नेगेटिव ना। और HI अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो कहाँ बनी? बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस, तो इन्वर्टेड हो गई। इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है? रियल। तो यहां से पता भी चल जा रहा है कि नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। बहरहाल आइए जरा सवाल सॉल्व करते हैं। सब कुछ तो बता ही दिया है लगभग, अब सॉल्व हो जाएगा आपको। कह रहा है कि क्या क्या बताना है बताइए? फाइंड द नेचर, पोजीशन। नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज आपको बताना है। अच्छा बताओ बच्चों, पोजीशन ऑफ द इमेज को आप किससे दिखाते हैं? वी से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? बताइए, वी से दिखाते हैं। वी बताओ कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आना चाहिए। चेक कर लो, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक यही तो वी है, इमेज डिस्टेंस। हाँ, और ये डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर रहे हो? ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चल रहे हो ना। रे कहाँ से कहाँ आ रही? लेफ्ट से राइट। इंसिडेंट रे को चेक करो, लेफ्ट से राइट। आप भी कहाँ कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट से राइट। तो वी का साइन कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है ना, बात समझ में? तो बस वी भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए। सब खेल समझ में आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ये सारी बातें सच हैं कि नहीं है? अब बच्चों लगा दीजिए आप अपना लेंस फॉर्मूला। क्या होता है बताइए? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना। 1/f की जगह क्या रखेंगे बताइए? 10 प्लस का 10, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ, है ना। 10 लिखा है मतलब प्लस का 10। 1/v माइनस 1/u। u की वैल्यू बच्चों साइन के साथ रखनी है, -15। चेक कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15। क्यों? लेफ्ट से राइट जा रही है, आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चल रहे हो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, तो साइन कैसा आएगा इसका? नेगेटिव। ठीक है ना। तो u जब माइनस रखोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, ऐसा हो गया। अब सॉल्व कर लो इसको। ये 1/15 को लेफ्ट में भेजो तो क्या हो जाएगा? 1/10 और माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। या हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकते हैं कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। कुछ बच्चे अभी भी साइन इसका चेंज कर दे रहे होंगे, अरे भाई ये अगर इसके इक्वल है तो ये पूरा पोर्शन भी तो इसके इक्वल होगा। 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15। तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 30 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 30 को 15 से डिवाइड करो 2, कितना आ गया? 1/v इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 1/30। बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो। v/1 कितना हो जाएगा? v और 30/1 कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए v का साइन ऑटोमेटिकली कैसा आ गया? पॉजिटिव आया कि नहीं आया? तो ये इमेज कहाँ बनी आपकी? 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ठीक है। तो आप आंसर कैसे दे सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल सेंटर के राइट में क्या बन रहा है आपका? इमेज बन रहा है। देख लो एनसीईआरटी में कैसे बच्चों लिखा हुआ है, वो आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ आंसर? इन्होंने लिखा द पॉजिटिव साइन v शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के अदर साइड पे, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर नहीं, उसके अदर साइड पे। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या बताना है बच्चों? नेचर तो हमने आपको बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन भी बता दी। साइज ऑफ द इमेज बताना है। क्या बताना है आपको? साइज ऑफ द इमेज आपको बताना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करिए,
m, पहले m निकाल लेते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ भी होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन v अपॉन यू भी तो होता है, तो m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू, क्योंकि v भी पता है मुझको, u भी पता है, तो यहाँ से पहले मैं मैग्नीफिकेशन बता दूंगा और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ये वाले रिलेशन में रख के मैं एच आई की वैल्यू बता दूंगा, ठीक है ना। तो चेक करो, मैग्नीफिकेशन निकाल लेता हूँ पहले। v कितना है स्टूडेंट्स, चेक करिए, v आपका कितना +30 और u कितना है बताइए आपका -20, कोई डाउट है बताइए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और मैग्नीफिकेशन, हाँ यहाँ पे मेरे से कुछ गलती होगी, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ 15 है, u कितना है -15 है, ठीक है ना, और v कितना है 30 है, तो कितना हो जाएगा 15 1 15, 15 2 2/1, 2 होता है और आगे माइनस लगाए, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितना आ गया बताइए -2। व्हाट डज मैग्नीफिकेशन, what does it shows that the magnification is negative, तो आंसर इज रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तभी आया होगा, HO तो है ही पॉजिटिव, जब HI कैसा रहा होगा नेगेटिव, खुद दिमाग लगाओ, बिना रे डायग्राम देखे हुए भी हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो M हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, M इज नेगेटिव इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट है बताइए, ये हो गया, ठीक, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आपको साइज ऑफ द इमेज भी बताना है, साइज ऑफ द इमेज मतलब HI की वैल्यू, तो अब हम फाइनल स्टेप यहाँ पे करते हैं। तो m बराबर क्या होता है बताइए, HI अपॉन HO होता है, m आप निकाल ही चुके हैं, कितना आया है बताइए -2, साइन के साथ रखना हो साइन के साथ रखो, नहीं रखना हो ना रखो, रखो साइन के साथ रखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि HI कैसा है। HI अगर पॉजिटिव आ गया तब तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और HI अगर नेगेटिव आ गया है ना, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना। ओके अगर आपने रे डायग्राम नहीं भी बनाया होता तब भी ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको मिल जाती। -2 तो HI अपॉन HO, HO कितना है, ऑब्जेक्ट कितना टॉल था 2 सेंटीमीटर, इधर भेजो इसको, तो क्या हो जाएगा बताइए, HI इज इक्वल्स टू -4, 2 इंटू -2 -4 सेंटीमीटर। व्हाट डज माइनस साइन शोज, माइनस साइन ओनली शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड बस, लेकिन जब आप साइज ऑफ द इमेज लिखेंगे तो -4 सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, साइज माइनस में थोड़ी ना होता है, साइज तो आप क्या लिखोगे 4 सेंटीमीटर ही लिखोगे, ठीक है ना। तो साइज ऑफ द इमेज कितना आ गया बताइए, 4 सेंटीमीटर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन कितनी आ गई बच्चों इमेज की बताइए, 30 ना, 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, और मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन आ गया आपका कितना -2। हेयर इन मैग्नीफिकेशन -2, माइनस साइन शोज दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मीन्स इन्वर्टेड एंड रियल। ओके तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 184 क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसको डिफाइन करने से पहले ऐसा नहीं कि आपने इसको रट लिया, सबसे पहले आप पावर समझिए लेंस की क्या होती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना आंसर लिखना है। अब ये क्या है, इसको समझाने के लिए कुछ बातें हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले पावर का मतलब क्या होता है ये समझिए बच्चों। देखिए पावर का मतलब होता है पावर लेंस की निकाली जाती है। पावर का मतलब उसकी शक्ति। क्या करता है लेंस, बताइए लेंस क्या करता है, लाइट रेस को बेंड कर देता है ना। कॉनकेव क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ट कर देता है, यानी कि ऐसा फैला देगा कॉनकेव। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये कॉनकेव हमने लिया, ठीक है ना, और ये आपका दूसरा कॉनकेव हमने लिया, ठीक। ये देखिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब पैरेलल रेज आ रही है, ये ऐसे ओरिजिनल पाथ से इसने इसको ऐसा डाइवर्स कर दिया। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, चेक करो, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ठीक है। जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इस लेंस ने इसको ऐसा डाइवर्स कर दिया। ओरिजिनल पाथ से 10 डिग्री कितना हटा दिया, मान लीजिए 10 डिग्री, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इस लेंस को, ये पैरेलल रेज आ रही थी और ओरिजिनल पाथ से इसने क्या किया बच्चों, इसको ऐसा 20 डिग्री बेंड कर दिया या 30 डिग्री। ये देखिए ये ऐसा डाइवर्स कर दिया। ये देखिए ये 20 डिग्री और या फिर यहाँ पे ये देखिए। बताइए किसने ज़्यादा डाइवर्स कर दिया, फर्स्ट लेंस ने या सेकंड लेंस ने, बताइए। सेकंड लेंस ने ज़्यादा डाइवर्स कर दिया, तो हम बोलेंगे सेकंड लेंस की पावर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। जो रेस को ज़्यादा क्या करा दे, ज़्यादा डाइवर्स करा दे या ज़्यादा कन्वर्स करा दे। डाइवर्स मतलब ऐसा फैला देना। डाइवर्स कौन कराता है, कॉनकेव। कन्वर्स कौन कराता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स भी हम आपको दिखाएंगे, परेशान ना हो। तो यहाँ पे बच्चों हम बोल सकते हैं क्या कि भाई पावर ऑफ सेकंड लेंस इज ग्रेटर देन व्हाट, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, बस सिंपल। अब बच्चों जब हमने प्रैक्टिकली देखा लैब में, तो हम क्या देख रहे थे, बहुत ध्यान से चेक करिए, हम क्या देख रहे थे, जिसका फोकल लेंथ कम है, जिस लेंस का फोकल लेंथ कम है, जिसका फोकल लेंथ लेस है, उसकी पावर ज़्यादा हो रही थी। ये हमने लैब में देखा, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिसकी फोकल लेंथ, हमने क्या होता है, जिसकी फोकल लेंथ कम है वो ज़्यादा, उसकी पावर ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा डाइवर्स कर देता है, तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस इज लेस देन व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कम, यहाँ पे फोकल लेंथ कम और इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा। सेम ऐसा ही होता है किसके साथ, कॉन्वेक्स के साथ। आइए कॉन्वेक्स का हम आपको
यहाँ पे एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका एक, ठीक है ना, और इसी तरीके से एक और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस सेकंड, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये पैरेलल रेज ऐसे आ रही थी, ठीक है ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ठीक है। ये वाले कॉन्वेक्स ने इसको 10 डिग्री अंदर बेंड कर दिया ऐसे, ये देखिए 10 डिग्री अंदर बेंड कर दिया, यानी कि कन्वर्स कर दिया, ये देखिए। और दूसरे कॉन्वेक्स को हमने चेक किया तो यहाँ से ऐसे पैरेलल रेज आ रही थी इन्फिनिटी से, इसने क्या किया, ओरिजिनल पाथ से बच्चों इसको ज्यादा बेंड कर दिया अंदर, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको 20 डिग्री बेंड कर दिया, लगभग ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, आप मान के चलो इसको ज़्यादा इसने बेंड कर दिया, ये ओरिजिनल पाथ है इसका, ये जैसे ही निकली यहाँ से ये ऐसे इतना ज़्यादा बेंड हो गई 20 डिग्री, और ये भी, ठीक है ना। पैरेलल आती हुई रेस कहाँ मिलती है, फोकस पे, चेक करो उसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, तो जिसकी पावर ज़्यादा, जिसने ज़्यादा बेंड किया है, चेक करो सेकंड वाले ने ज़्यादा बेंड किया है, तो यहाँ पे भी पावर ऑफ सेकंड लेंस इज ग्रेटर देन व्हाट, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। अब तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जिसने ज़्यादा डाइवर्स किया है, सॉरी जिसने ज़्यादा कन्वर्स किया उसकी पावर ज़्यादा है, तो हम आपको बता ही रहे हैं, जो ज़्यादा डाइवर्स कर दे या जो ज़्यादा कन्वर्स कर दे उसी की पावर ज़्यादा होती है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, दिख भी रहा है आपको। पैरेलल आती हुई रेस कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो चेक कर लो, यहाँ फोकल लेंथ कम है, यहाँ ज़्यादा, तो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। तो यहाँ से क्या सीखा बच्चों आपने, पावर का मतलब क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू डाइवर्स और कन्वर्स, ओके। बस अब किसकी पावर ज़्यादा होती है, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, किसकी पावर कम होती है, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। तो हमने क्या किया, हमने कहा चलो एक फॉर्मूला ही बना देते हैं आज के बाद, ठीक है, कि पावर फोकल लेंथ से कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बस P इज इक्वल टू 1/f हमने फॉर्मूला बना दिया, चेक कर लीजिए, ये इनवर्स रिलेशन है, यानी कि फोकल लेंथ जिसका ज़्यादा उसकी पावर कम, जिसका फोकल लेंथ कम उसकी पावर ज़्यादा। तो P इज इक्वल टू 1/f हमने बना दिया फॉर्मूला, और हमने डिफाइन कर दिया पावर को कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द, चेक कर लो, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दो, f को 1/f कर दो, बस वही उसकी पावर है। तो P इज इक्वल टू 1/f। If P is the power of a lens of focal length f in meters, then P is equal to 1/f। तो बच्चों ये जो पावर है, पावर की यूनिट डायोप्टर बनाई गई, क्या बनाई गई, डायोप्टर। भाई जैसे लेंथ को आप मीटर में मेजर करते हो, मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हो, उसी तरीके से फोकल लेंथ को अगर आपने मीटर में मेजर किया, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फोकल लेंथ को अगर आपने मीटर में मेजर किया है तो पावर किस में आएगी, डायोप्टर में। तो यहां नोट कर लगा लीजिए, द SI यूनिट ऑफ अ लेंस इज इन डायोप्टर। डायोप्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कैपिटल डी। पावर को कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, डायोप्टर में। डायोप्टर को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कैपिटल डी से। और पावर तभी निकल सकती है डायोप्टर में जब फोकल लेंथ किस में लिया गया हो, मीटर में। याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको अगर पावर निकालने के लिए मिले कभी भी एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, फोकल लेंथ दे देगा लेकिन वो आपको सेंटीमीटर में देगा, आपको उसको पहले मीटर में चेंज करना है, फिर इस फॉर्मूले में रखना है, तब आपकी पावर किस में आएगी, डायोप्टर में। ये सब कहानी अब आपको पता चल गई। हाँ, अब आइए जरा डेफिनेशन में आते हैं। आ जाओ बच्चों, डेफिनेशन में क्या कहता था, डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। अब 1 डायोप्टर को बच्चों कैसे डिफाइन करोगे, अभी अभी तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू 1 क्या होता है, F। हाँ, तो P इज इक्वल टू 1 अब F की वैल्यू कितनी ले लो, F इज इक्वल टू 1 मीटर ले लो। चलो F इज इक्वल टू 1 मीटर ले लो, तो नीचे हम क्या रखेंगे, 1 मीटर। अब देखो 1/1 क्या होता है बच्चों, 1 ही तो होता है, 1/1 1, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 डायोप्टर, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, ये पावर आ गई कितनी, 1/1, 1 डायोप्टर आ गई, और ये इक्वल होता है 1/1, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स, यानी कि 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। बात समझ में आई कि नहीं, सही है। तो ये चीज़ है। तो बताओ किसी लेंस की अगर पावर कितनी है, 1 डायोप्टर, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिस भी लेंस की पावर 1 डायोप्टर है, 1 कैसे आया, चेक करो, 1/1 से आया, ऊपर तो 1 होता ही है फॉर्मूले में, यानी कि F आपने कितना रख दिया, 1 मीटर। तो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर, उसी की पावर को क्या बोला जाता है, 1 डायोप्टर। बस सिंपल है। एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी रखी जाए, 1 मीटर, उसकी पावर कितनी होती है, 1 डायोप्टर। यही लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। तो ये डेफिनेशन आप इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, 1 डायोप्टर ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी होती हो, 1 मीटर होती हो। कोई डाउट है बताइए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। और देखो बच्चों, यहाँ पर हो गया आपका
फोकल प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया आपका 2f, यहाँ f डैश और यहाँ हो गया आपका 2f डैश, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है ये, कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अच्छा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है ऑफ अ निडल, किसी सुई की, एक सुई ऐसे रखी होगी इसके सामने, इसकी इमेज वहाँ कहीं ऐसे रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। सुई अगर ऐसी है तो इन्वर्ट होकर ऐसे इमेज कहीं ना कहीं आपको मिल रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये किसकी डिस्टेंस दी हुई है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आप इसको ऐसे पढ़ो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ, आप केवल इतना पढ़ो, अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस से कितनी डिस्टेंस पे मिल रही है इसकी इमेज, 50 सेंटीमीटर पे, यानी कि v की वैल्यू दी है। तो v को पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले, तो जवाब है पॉजिटिव लेंगे। देखिए कैसे बता रहा हूँ, v इज टू प्लस 50 लोगे, क्यों, ये इमेज डिस्टेंस है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। v इज टू 50, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड कॉन्वेक्स में कहाँ बनती है बताइए, चेक करिए, इतना तो पढ़ के आए हो, ये यहीं कहीं बनती है कि नहीं बनती पीछे, हाँ यहाँ कहीं बनेगी। अब कहाँ बनेगी वो हमें नहीं पता, वो अभी हम देख लेंगे। तो चेक करो, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा कहीं, रेज कैसे आएंगी, लेफ्ट से राइट, और आप ऑप्टिकल सेंटर से v मेजर करोगे यानी कि इमेज डिस्टेंस, तो आप भी कहाँ से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से राइट, रे भी लेफ्ट से राइट, v को भी आप लेफ्ट से राइट ही मेजर करो, तो v का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ओके, और कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि निडल को, सुई को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ प्लेस करें, है ना, कहाँ प्लेस करें कि क्या हो जाए, इफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लू यहाँ दिया हुआ है, इफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि HO इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, HI। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। ऐसा कब होता है याद करिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज कब मिलती है कॉन्वेक्स लेंस में, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया हो, 2f पे, याद करिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम 2f पे रखते थे, याद करिए, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा 2f, ये इसकी हाइट है HO, तो यहाँ से एक रे पैरेलल निकालेंगे, कहाँ से चली जाएगी बताइए, ये जाएगी आपकी कहाँ से, फोकस से, ठीक, और दूसरी आप कहाँ से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए इमेज आपकी कहाँ मिल गई आपको, 2f पे, A डैश B डैश, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड है, और जितना बड़ा HO है यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितना है उतना ही साइज ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज है, करेक्ट। यही स्पेशल केस होता था, एक पढ़ा है क्लास में, बहुत सिंपल है ना। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ कि O से लेके यहाँ तक 2f तक, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है v, और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है +50, तो O से लेके आपका u भी यहाँ कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। भाई चेक करो ना, 2f पे जब इमेज बनती थी तभी तो इमेज का जो साइज होता था वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता था। तो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस पे इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि O से ये वाला 2f जितनी डिस्टेंस पे उतना ही ये वाला 2f डैश भी होता है, ये क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो u की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर। वाई डज माइनस हेयर, वाई वी हैव टेकन माइनस हेयर, डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ऐसे मेजर करोगे ना, रे लेफ्ट से राइट जा रही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो u का साइन कैसा आना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों, यहाँ तो क्या दिक्कत है बताइए, हाँ डायरेक्ट आंसर आ गया ना, ठीक है ना। फिर भी यहाँ जब डायरेक्ट आंसर आ ही गया है, आपको पता चल गया है, तो आप इसमें कंडीशन क्या लिखोगे, आप ये वाली कंडीशन लिख दीजिएगा कि वी नो दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश देन वी विल गेट द इमेज एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उधर नहीं, जिधर ऑब्जेक्ट नहीं है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है, उसके राइट में आपका इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो दैट्स वाई सीधे सीधे आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -50 सेंटीमीटर मीन्स 50 सेंटीमीटर। तो आंसर कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऐसे करके आंसर लिखोगे, लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। हाँ भाई ये मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस अगर आपको पूछ रहा है बच्चों, तो पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f। f को किस में लेना चाहिए बताइए, मीटर्स में। फोकल लेंथ किस में आनी चाहिए आपकी, मीटर्स में। तो पावर किस में आ जाएगी आपकी, डायप्टर्स में। पावर की यूनिट क्या होती है, डायप्टर। लेकिन पहले फोकल लेंथ तो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए बच्चों। फॉर्मूला होता है लेंस का, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब साइन के साथ यहाँ वैल्यू रखिए और f की वैल्यू निकाल लीजिए। v कैसा है, पॉजिटिव है, कितना है 50, तो 1/50 कैसा रखेंगे, पॉजिटिव, माइनस 1/u का साइन कैसा आया है, नेगेटिव, तो -50 रखा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/f इज इक्वल्स टू 1/50 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बस अब बहुत ईजी बच्चों, चेक कर लीजिए कितना आ जाएगा,
1/f इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 50 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 50, और ऊपर क्या हो जाएगा बताइए 1 + 1 2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है ना। देखिए 2 1 2 और 2 यहाँ 25, 1/25, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/25। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, f/1 कर दो इसको f, और 25/1 25, तो f इज इक्वल्स टू व्हाट 25 सेंटीमीटर्स। लेकिन अब आपको पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए f किस में होना चाहिए, मीटर्स में, तो इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दो मीटर में आ जाएगा, तो 25 को 100 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.25 मीटर्स, ठीक। अब पावर निकाल लीजिए, तो पावर कितनी आ जाएगी 1/f की वैल्यू आपको मीटर्स में रखनी है 0.25, ठीक है, तो 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 आ जाएंगे, तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया आपका कितना 25, 25 × 25, 25 4 कितना हो गया 100, तो पावर आ गया आपका क्या +4, क्या कैपिटल डी का मतलब डायप्टर्स, प्लस में आ रहा है पावर, पावर प्लस में आने का मतलब है कि लेंस कौन सा आपका कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की ही तो फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव, भाई कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव, इसलिए कॉन्वेक्स का जो पावर आएगा वो भी कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, तो आ गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ध्यान दें स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला तो सबको पता है कि P = 1/f होता है, लेकिन सवाल ये है कि पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव। तो सुन लीजिए बच्चों, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस आपको बना के दे रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और पैरेलल आती हुई रेज कहाँ मिलती हैं, प्रिंसिपल फोकस पे, ये रहा फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है। तो ध्यान से करो, रे कहाँ से कहाँ आ रही है, लेफ्ट से राइट, और फोकल लेंथ को हम लोग कहाँ, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस आप ऐसे फोकस तक ऐसे चल रहे हो, तब तो आपको फोकल लेंथ मिल रही है, तो रे भी लेफ्ट से राइट आ रही है और फोकल लेंथ भी हम मेजर कर रहे हैं, तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के थ्रू जब मेजर करें तो हम भी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो रे की डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए एफ कैसा होता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, सभी बच्चे नोट लगाएं, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव। तो पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, अगर एफ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस अगर होगा आपका, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये पैरेलल आती हुई रेस को ये क्या करता है, ऐसे डाइवर्स कर देता है, हाँ ये ऐसे, फिर इसको बैक ट्रेस करेंगे तो यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा, इसका फोकस, ठीक है ना। ओके, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, लेकिन अब ध्यान से चेक करो, रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट। आप फोकल लेंथ कैसे मेजर कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से एफ, आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, रे लेफ्ट से राइट, आप राइट से लेफ्ट, तो फोकल लेंथ का साइन कैसा होगा आपका नेगेटिव, तो पावर भी कैसी हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/f, तो पावर भी हो जाएगी नेगेटिव। यानी कि नोट लगाएंगे सभी बच्चे, कॉन्केव के लिए एफ भी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए एफ भी पॉजिटिव और पावर भी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में आपको द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस उन्होंने पूछा है, ठीक है, और फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है किसमें, सेंटीमीटर में। आपकी पावर को आपको खुद ही नेगेटिव में लिखना है बच्चों, आपको सोचना चाहिए कि कॉन्केव लेंस की बात करी, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो आपको 2 सेंटीमीटर ना लिख के क्या लिखनी है, -2 सेंटीमीटर। हाँ बताइए क्या, हाँ 2 मीटर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, ओके वेरी सॉरी, मान लो नहीं दिया होता तो सेंटीमीटर को हम लोग क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते, मीटर में आता तब रखते। याद रखिएगा फोकल लेंथ को पहले हमेशा मीटर में ले आइए, उसके बाद पावर डायोप्टर में आएगी, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी तो मीटर में दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पर -2 मीटर कर दिया हमने, ठीक है। पावर निकाल लीजिए, पावर इज इक्वल्स टू 1 और एफ की वैल्यू कितनी -2, तो बस कितना आ जाएगा, देखो माइनस तो लगा ही रहेगा ऐसे, और 1/2 कितना होता है 0.5, और डायोप्टर का मतलब कैपिटल डी लिख दो, ठीक है। तो पावर इज इक्वल्स टू -0.5 डायोप्टर, और उनको बता दो हेयर माइनस साइन शोज दैट व्हाट द लेंस इज कॉन्केव लेंस। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है, ओके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।